जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास ज्योग्राफी चैप्टर 1 भूगोल एक विषय के रूप में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि भूगोल को एक विषय के रूप में क्यों कहा गया है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आखिर इसमें हम क्या जान सकते हैं, क्या ऐसा है जो हमें भूगोल में पढ़ना चाहिए। तो हम लोग चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले बात करें भूगोल का। क्या बात कर लेंगे? भूगोल का। और भूगोल का शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी भूगोल शब्द का अर्थ क्या है, तो आप बारीकी से देखते चलेंगे। आपके लिए यही होगा बेटर कि आप इसे नोट भी करते चलेंगे, यही बढ़िया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो और ग्राफ्स, जियो मीन्स पृथ्वी, ग्राफ्स मीन्स वर्णन, से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। जिसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। आप यहाँ से समझ गए होंगे कि भूगोल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटास्थेनीज ने किया था। ग्रीक विद्वान इरेटास्थेनीज ने किया था। ठीक है, चलिए आपको अभी बहुत सारे कुछ को बताना है, आपको क्लास में बने रहना है और क्लास को शेयर भी करना है लोगों तक, बच्चों तक। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देखेंगे वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल वैज्ञानिक विषय के रूप में है। तो किस प्रकार से भूगोल को पहचाना जाता है? पहला है क्या, कब, क्यों, यानी क्या बना। ठीक है, भौगोलिक स्थिति आखिर बनती है, क्या बना, कहाँ बना और क्यों बना, कैसे, इसका स्वरूप क्या है। तो क्या से अगर हम बात करें तो पहचान से जुड़े प्रतिरूप अगर रहे तो उसे क्या में रखा गया। पहचान से जुड़े प्रतिरूप को क्या में रखा गया है और प्रतिरूप के विवरण से संबंधित प्रश्न को जो है सो कहाँ से रखा गया है। नेक्स्ट, अगर क्यों का अगर बात किया जाए तो निर्माण से संबंधित, अगर कोई भी चीज़ का निर्माण हुआ तो ऐसे बोला जाए क्यों निर्माण। ठीक है, क्यों से। निर्माण से संबंधित प्रश्न क्यों से हो जाएगा। पहचान से संबंधित प्रारूप रहेगा तो क्या से हो जाएगा। और अगर प्रतिरूप के वितरण से संबंधित प्रश्न हो तो कहाँ से हो जाएगा। आपको ये याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल और प्राकृतिक विज्ञान। चलिए एक एक करके आप इसे समझेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है। बताया जा रहा है भौतिक भूगोल का प्राकृतिक जो है सो प्राकृतिक भूगोल से संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। साथ ही साथ भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। यानी कि हम शुरू में ही पढ़े, अभी बताया गया कि भूगोल का मतलब हो गया कि पृथ्वी का वर्णन। ये भौतिक भूगोल यानी पृथ्वी की गुण, पृथ्वी की क्या आकृति, स्वरूप, ये सारे चीज़ों को जानना है तो ये कहाँ से जुड़ा रहेगा? प्राकृतिक भूगोल से जुड़ा रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल का प्राकृतिक भूगोल से प्रत्यक्ष संबंध है। साथ ही साथ भौतिक भूगोल की सभी शाखाएं प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आती है, जैसे में भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्री विज्ञान और मृदा विज्ञान। ये सारे जो है वो कहाँ जाते हैं? भौतिक भूगोल में प्राकृतिक के अंतर्गत संबंध, प्रत्यक्ष संबंध बना करके आ जाते हैं। चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। एक भूगोलवेता को गणित एवं कला में निपुण होना चाहिए। भूगोलवेता यानी जो पृथ्वी का वर्णन करने वाले में से है, उन्हें गणित और कला में बहुत ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भूगोल में अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करना पड़ता है। अक्षांश एवं देशांतर का अध्ययन करना होता है, जिसके लिए गणित का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर आवश्यक है ना। साथ ही साथ अगर वो मानचित्र तैयार करना चाहते हैं तो मानचित्र तैयार करने के लिए कला का ज्ञान होना आवश्यक है। कला का मतलब आर्ट। ठीक है, ये होना बहुत ही जरूरी है। समझ में आई आपको बात?
चलिए हम लोग देख लेते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं, तो भूगोल की शाखाएं क्या है? तो भूगोल की शाखा में पहले शाखा कर्मबद्ध भूगोल, दूसरा प्रादेशिक भूगोल। पहला क्या है? कर्मबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल। भूगोल शाखा को दो रूप में बांट करके तब इसके बारे में पूरी तरह से जो है विवरण दिया गया। चलिए इसका वर्णन हम लोग करेंगे एक एक करके। अगर कर्मबद्ध भूगोल का अगर बात किया जाए तो इसमें क्या है कि इस उपागम की खोज जो है सो जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट द्वारा की गई थी। जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के द्वारा की गई थी। साथ ही अगर प्रादेशिक भूगोल का अगर हम बात करें तो इसका सिद्धांत है कि इस उपागम की खोज जो है जर्मन भूगोलवेत्ता रिटर द्वारा की गई थी। इसमें हम्बोल्ट, इसमें रिटर। क्रमबद्ध भूगोल में हम्बोल्ट, प्रादेशिक भूगोल में रिटर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। आपके लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ कर्मबद्ध भूगोल के सिद्धांत में क्या खोज किया गया था, ये सारे चीज़ों को जानेंगे। तो कर्मबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। कर्मबद्ध भूगोल में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है। यह विधि जो है राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। यह अध्ययन खोज तथा तथ्यों की पेश करता है। यहाँ पर देखो, अध्ययन खोज और तथ्यों को क्या करता है? पेश करता है। इस अध्ययन से एक घटक जैसे जलवायु के आधार पर अध्ययन किया जाता है। कर्मबद्ध भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? जलवायु के आधार पर अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रादेशिक भूगोल का, किसका बात करें? प्रादेशिक भूगोल का, तो प्रादेशिक भूगोल हमारे पास कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये प्रादेशिक भूगोल को आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है, लेकिन नोट आउट जरूर करना है। इसमें किसी एक प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यह एकाकी रूप में प्रस्तुत करती है, या अकेले अकेले करके क्या करती है? प्रस्तुत करती है। यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है। यह विधि भौगोलिक इकाई पर आधारित होती है और प्रदेशों में सीमांकन को प्रादेशिक कहा जाता है। प्रदेशों के सीमांकन यानी कि मान लीजिए कि किसी का आकृति इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है, तो प्रदेशों के सीमांकन यानी कि सीमा ये इसका बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है, ये लास्ट, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रादेशिक कहा जाता है। हम यहाँ से अगर चले गए दूसरे में, इसमें चले गए, इस क्षेत्र में आ गए, तो ये क्या हो गया हमारे लिए? प्रादेशिक। तो प्रदेशों के सीमांकन को क्या कहा जाता है? प्रादेशिक कहा जाता है। यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे भौतिक भूगोल की ओर बढ़ जाते हैं। कहाँ चलेंगे? भौतिक भूगोल की ओर बढ़ेंगे। तो भौतिक भूगोल में आप ध्यान देंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान। भौतिक भूगोल में पहला पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान। भूपृष्ठ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के भू लक्षणों जैसे महाद्वीपों, पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदी घाटियाँ आदि का जनिक अध्ययन किया जाता है, उसे भू आकृति विज्ञान कहते हैं। सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान में भू लक्षण को हमको अध्ययन करना पड़ता है। भू लक्षण में क्या क्या हो सकता है? भूमि का बनावट कैसी है? महाद्वीपों के रूप में है, पर्वतों के रूप में है, पठारों, मैदानों, नदी घाटियाँ, ये सारी चीज़ों के रूप में है। और इसकी अध्ययन जब हम करते हैं तो कहाँ आ जाता है? भू आकृति विज्ञान में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? भू आकृति विज्ञान में आ जाता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड हम लोग देख लेंगे जलवायु विज्ञान। क्या देख लेंगे? जलवायु विज्ञान। जलवायु तथा इसके संघटक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन है। वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन आंधी, ठीक है, क्या है? आंधी आदि जलवायु के मुख्य घटक है। फिर से देखेंगे जलवायु विज्ञान। क्या है जलवायु विज्ञान? तो जलवायु विज्ञान में हमें किसका अध्ययन करना पड़ता है? तो जलवायु विज्ञान के अध्ययन में क्या आता है? वर्षा, तापमान, वायुदाब, पवन, आंधी आदि जलवायु के मुख्य घटक हैं, ठीक है, आपको यहाँ से याद रख लेना है। अगर तीसरे घटक का हम बात करें तो जल विज्ञान है। तीसरा घटक क्या है? जल विज्ञान। तो जल विज्ञान में महासागरों, नदियों, झीलों, हिमालयों तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति तथा मानव जीवन में जल की भूमिका का अध्ययन किया जाता है। आप यहाँ से कॉमनली यहाँ से देख सकते हैं जल विज्ञान। क्या लिखा गया है? जल विज्ञान। तो जल विज्ञान हमें जल कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? हम जल कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो महासागरों में देख सकते हैं, नदियों में देख सकते हैं, झीलों में देख सकते हैं, हिमालयों में देख सकते हैं तथा जलवाष्प द्वारा प्रकृति की मानव जीवन में जल की भूमिका बहुत अधिक होती है। और इन सारे अध्ययनों को हम क्या कहेंगे? जल विज्ञान कहेंगे। क्या कहेंगे? जल विज्ञान कहेंगे। चलिए
इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे मृदा भूगोल। क्या देखेंगे? मृदा भूगोल। मृदा यानी कि मिट्टी, मृदा यानी कि मिट्टी, ठीक है, सॉरी, मृदा यानी कि मिट्टी। आपको सबको पता होगा कि मिट्टी जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, मिट्टी जो है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इसमें मृदा के निर्माण के प्रकार को जानते हैं, जैसे में इसका निर्माण कैसे हुआ, वितरण कैसे है, ठीक है, इस प्रकार के जो अध्ययन किया जाता है तो मृदा भूगोल कहलाता है। यानी मिट्टी का निर्माण, उसका वितरण का अध्ययन किया जाता है, मृदा भूगोल कहलाता है, मृदा भूगोल कहलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, मानव भूगोल। कहाँ बढ़ेंगे? मानव भूगोल में, ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। मानव भूगोल में अगर हम बात करें तो मानव भूगोल में हमारे पास जनसंख्या और अधिवास आ जाता है। क्या आ जाता है? जनसंख्या और अधिवास। सर्वप्रथम हम लोग जनसंख्या के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम किसके बारे में जानेंगे? जनसंख्या के बारे में जानेंगे। चलिए, तो जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कैसे होता है। तो यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं वैश्विक संरचना आदि का अध्ययन कराता है। इसे हम जनसंख्या भूगोल कहते हैं। सीधा सीधी पूछा जाएगा कि जनसंख्या भूगोल किसे कहते हैं, तो जनसंख्या भूगोल का मतलब हो गया, चाहे वो गांव हो या नगर हो, जनसंख्या के वृद्धि में क्या बताएगा? उसका वितरण कैसे फैला, उसका घनत्व कितना, कहाँ, किस प्रकार से है, लिंग अनुपात, पुरुष कितना है, स्त्री कितना है, ठीक है, उसके बाद प्रवास, कितने लोग जा रहे हैं, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, व्यावसायिक संरचना आदि, इन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इन सभी अध्ययनों को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या भूगोल कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें अधिवास भूगोल। क्या हो जाएगा? अधिवास भूगोल। तो ध्यान देंगे ये अधिवास भूगोल क्या होता है। तो अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय जो है अधिवासों के विवरण, प्रारूप का अन्य विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या को हटाकर जितने भी कार्य आते हैं जिससे हम अधिवास यानी कि अपने आप को आश्रित कर सके, अपने आप को क्या कर सके? आश्रित कर सके, ठीक है, क्या कर सकना है? हम लोगों को आश्रित करना है। तो ऐसे कार्यों को हम क्या बोलेंगे? अधिवास। क्या बोलेंगे? अधिवास बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक भूगोल। क्या देख लेंगे? राजनीतिक भूगोल। मानव भूगोल में पहले तो जनसंख्या, अधिवास ये देख लिए। अब हम लोगों को देखना है राजनीतिक भूगोल। इसके बाद भी देखेंगे, इसके बाद भी देखेंगे, और तब हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे राजनीतिक भूगोल में ऐसा क्या होता है कि यह क्षेत्र को रासायनिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य वैश्विक संबंध, निवारचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, राजनीतिक भूगोल में हमें क्या बताता है? किसी भी राजनीतिक घटनाओं, किसी भी भू वैश्विक संबंध, निर्वाचन यानी कि नया बनाना, ठीक है, साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने में सैद्धांतिक रूपरेखा देती है इस या विकसित करती है। उसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक भूगोल कहते हैं, ठीक है। चलिए, राजनीतिक भूगोल होने के बाद हम लोग सीधा सीधे चलेंगे आर्थिक भूगोल में। कहाँ चलेंगे? आर्थिक भूगोल में। तो आर्थिक भूगोल आपको ये बता दें कि यह मानव की आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापन, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन कराता है। क्या बोल रहा है? आर्थिक भूगोल। आर्थिक यानी कि वैसी कार्य जहाँ से हमें किसी न किसी प्रकार की संपत्ति उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो? संपत्ति उत्पन्न हो। हम क्या बोलेंगे? आर्थिक भूगोल कहेंगे। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो कृषि का अध्ययन किया जाता है, उद्योग का अध्ययन किया जाता है, पर्यटन का अध्ययन किया जाता है, व्यापार का अध्ययन किया जाता है और परिवहन का अध्ययन किया जाता है। ये सारे सेवाओं का अध्ययन करने को ही हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। तभी तो हम अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। चलिए, यहाँ तक आपको बेखुदी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक जो हमारे पास है ऐतिहासिक भूगोल है। क्या है? ऐतिहासिक भूगोल है। चलिए आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे। यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है जो क्षेत्र को संगठित करती है, जो क्षेत्र को क्या करती है? संगठित करती है।
प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों का गुजरता है। क्या बोला? ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। अगर कोई नया शहर या नगर अभी वर्तमान में पूरी तरह से विकसित हो चुकी है तो उसका ऐतिहासिक क्रिया कुछ अलग रहा होगा। ठीक है, ये सारे चीज़ों का अध्ययन करा दे, ये सारी चीज़ें सामाजिक परिवर्तन को बता दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक भूगोल। किसी भी परिवर्तन को हम इतिहास से जोड़ करके देखेंगे, किसी भी परिवर्तन को हम इतिहास से जोड़ करके देखेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? ऐतिहासिक भूगोल कहेंगे। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से समझ में आ गया तो लाइक करें, कमेंट करें, और पहली बार अगर इस वीडियो को विजिट कर रहे हैं, हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर लगा दें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।